आइए देखिए अब तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा पेबैक पीरियड मेथड। उस दिन हम लोग ARR मेथड सीखे थे। आज कौन सा मेथड सीखेंगे? पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड से सम्स आज करने जा रहे हैं हम लोग। 6 मेथड है, सब मेथड का सम्स करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए भाई, तो पेबैक पीरियड मेथड मतलब क्या होता है? देखिए पेबैक पीरियड मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इधर देखिए, मान लीजिए हम कोचिंग में एक स्मार्ट बोर्ड लगाए जिसका दाम है मान लीजिए 3 लाख रुपया दाम है। 3 लाख रुपया हम कोचिंग में उसमें इन्वेस्ट किए, तो कितना साल तक सपोज वो स्मार्ट बोर्ड लगाने से मेरा जो नंबर लेट हो गया, घर जाना होगा, 12-20 हो गया, 23 हो गया, नहीं आज नहीं होगा, ब्रेक बंद कर दी, फिर एक आदमी के आने से फिर क्लास को रोटेट करना पड़ेगा। देखिए सिंपल, देखिए अब तो 3 लाख रुपया मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड में लगाए, और मान लीजिए 3 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट में। अभी तक प्रोजेक्ट ही हुआ ना भाई, तो इसमें 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किए। आप समझिएगा पेबैक पीरियड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एक बार में समझ जाओगे, इजी मेथड है। 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, और मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा करके स्टूडेंट लोग को, जब से हम 3 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लगाए तब से हर महीना मेरा 50,000 रुपया इनकम बढ़ गया मान लीजिए। तो मेरा कैश का इनफ्लो कितना हजार हो रहा है बताइए? 50। तो कितना साल में, हर साल में मान लीजिए 50,000 बढ़ गया साल में। जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए 3 लाख रुपया का हम स्मार्ट बोर्ड लगाए, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और मेरा हर साल ट्यूशन का फीस में कितना इंक्रीज हो गया बताइए? 50,000। बहुत सारा स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ने आ रहा है कि हम स्मार्ट बोर्ड लगा दिए। बहुत सारा स्टूडेंट इसलिए पढ़ने आ रहा है कि हम कौन सा बोर्ड लगा दिए? स्मार्ट बोर्ड। हम चैट मत करिए बाबू क्लास में बैठ के, क्या कर रहे हो आप लोग, बस समझिए। तो देखिए हम लोग क्लास में बस समझे ना, तो जैसे स्मार्ट बोर्ड लगाए तो बहुत सारे बच्चा सिर्फ वही देखने आ रहा है स्मार्ट बोर्ड होता कैसे, स्मार्ट बोर्ड का मुंह देखने के लिए एडमिशन ले रहा है ट्यूशन। तो 50,000 हर साल में मेरा एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, उसके कारण, उस प्रोजेक्ट के कारण मेरा इनकम कितना आ रहा है? 50,000। तो अगर हमसे कोई पूछेगा आपका पेबैक पीरियड कितना होगा? 6 साल। कितना साल बताइए? 50 50 50 50 50 6 साल तक हमको 50 करके मिलेगा, तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? यही है पेबैक पीरियड, इजी, खत्म। यही क्या बाबू? पेबैक पीरियड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया पेबैक का। पेबैक का मतलब क्या हुआ? इन हाउ मेनी ईयर्स यू आर एबल टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेसमैन जब पैसा प्रोजेक्ट में लगाता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि कितना साल में मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। देखिए जैसे ये एसी अगर हम कोचिंग में लगाए हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एकदम वेस्टेड नहीं, लेकिन यही एसी अगर घर में लगा तो वेस्टेड है। क्यों बोलिए? वहां से मेरा क्या रेवेन्यू जनरेट होगा बताइए? वो तो बेटा अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो गया। आप समझ रहे हम क्या बोले? एक गाड़ी अगर मान लीजिए बाहर में बाइक खरीद के रखे, वो अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है गाइस। हम जोमेटो में तो काम नहीं ना कर रहे, स्विगी में तो काम नहीं कर रहे, मेरा काम आएगा, बात समझिए। अगर जोमेटो स्विगी उस बाइक से हम करते तो मेरा पैसा रिकवर हो जाता, तो समझ आता कि भाई मेरा गाड़ी। या मान लीजिए आप लोग में जो लोग, किसी का दुकान है तो मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केट में जाना आना कस्टमर से, तो आप लोग के लिए क्या, हम लोग तो ट्यूशन आते हैं, हम लोग तो पैदल भी ट्यूशन आ सकते हैं, पैदल भी ट्यूशन जा सकते हैं, बगल में घर है, बगल में आ जाएंगे 5-10 मिनट में, रिक्शा से भी आ सकते हैं। तो मेरे लिए वो जो इन्वेस्टमेंट है, कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या है? अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, बेकार इन्वेस्टमेंट। उससे मेरा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। मेरा कोचिंग पढ़ाने से मेरा गाड़ी से कोई रिलेशन है क्या बताइए? मैं गाड़ी से तो कोचिंग पढ़ाने में कोई रिलेशन नहीं। तो मेरे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन होगा? जो हम कोचिंग की चीज में लगाएंगे। अगर हम गाड़ी ना लेकर के एक तो मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, वो मेरा रेवेन्यू जनरेट करता है, समझे? सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, वो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जैसे सीसीटीवी कैमरा कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा? स्टूडेंट का सिक्योरिटी के लिए वो अच्छा होगा। आप समझ रहे क्या बोले? तो इन्वेस्टमेंट बहुत तरह का होता है, दो मेन चीज है, एक होता है प्रोडक्टिव, एक क्या होता है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या? जहां से कुछ जनरेट करते हो। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या? जिसे कुछ कमाई नहीं हो रहा, आप शौक के लिए लिए। शौक के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं बताइए? अनप्रोडक्टिव। आप 50 लाख का एक तो BMW कार खरीद लिए, नो पॉइंट नो यूज, आना जाना ही था आपको। आप 50 लाख रुपया का एक तो घर बना लिए जमीन लेकर के, वो 50 लाख रुपया से हर महीना आपको 1 लाख रुपया भाड़ा आता है। 1 ही लाख आता है भाड़ा, चलिए 1 ही लाख भाड़ा आता है, रेगुलर तो आ रहा है, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। कॉमर्स पढ़ रहे हो, भविष्य में सबको यूज करिएगा नॉलेज को। जब भी मौका मिले, जब भी पैसा होगा आपके पास, तो आप उसको सोचिएगा कहाँ इन्वेस्ट करें। ऐसा चीज में पहले इन्वेस्ट करिएगा जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो, बात समझे? तो जितना देखिए पेबैक पीरियड मतलब इन हाउ मेनी ईयर्स आई एम एबल टू रिकवर माई इन्वेस्टमेंट। कितने साल में हम अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ले रहे, वही तो हो गया पेबैक पीरियड। क्या हो गया बाबू बताइए? चलिए तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आस्ते आस्ते बोलेंगे आप।
देखिए लिखिए पॉइंट नंबर 1, देखिए पेबैक पीरियड मेथड, पेबैक पीरियड मेथड इंडिकेट payback period method indicate the period of time during which investment is recovered. कितना साल में इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर हो गया, इसको क्या बोलते हैं बताइए? पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड का मतलब क्या हो गया? कितना साल में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना साल में रिकवर हो गया, उसको क्या बोलते हैं बाबू? पेबैक पीरियड। अब देखिए पेबैक पीरियड में ना बाबू क्वेश्चन लिखिए, देखिए एग्जाम्पल 1 लिखिए। अच्छा एक मिनट, सॉरी एग्जाम्पल 1 मत लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, पिच का कुछ नहीं है। पेबैक पीरियड कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो गया, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पेबैक पीरियड का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला क्या, अगर नॉर्मल सम्स होगा तो कैसे निकालेंगे? और देखिए नॉर्मल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है कि, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो होगा। यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो का मतलब होता है जब बराबर पैसा, जैसे हम क्या बोले 50,000 करके हर साल हम कमा रहे, तो मेरा 3 लाख रुपया कितना साल में रिकवर हो जाएगा? 6 साल। बट कभी 50, कभी 40, कभी 30, कभी 80, कभी 90, तो हो गया अनयूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हो गया एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो गया नॉट सिमिलर, नॉट एक जैसा। हर साल हमको 50 करके मिल रहा, ये हो गया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, किसी से 50, किसी से 40, किसी से 55, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। दोनों केसेस में तरीका अलग होगा। तो अगर यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा? पेबैक पीरियड निकालने का नॉन यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो होने से फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला लिखिए, टोटल इनिशियल आउटफ्लो, जितना आपका स्टार्टिंग में लगा है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, फिर पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो पेबैक सम्स पहले देख लीजिएगा कि सम्स में यूनिफॉर्म कैश है या नॉन यूनिफॉर्म कैश है। यूनिफॉर्म कैश मतलब 50, 50, 50, 50, ये हो गया यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब 50, 40, 70, 80, 72, मतलब हर साल चेंज हो रहा कमाई, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। टोटल इनिशियल आउटफ्लो डिवाइडेड बाय बाबू एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। annual cash inflow by annual cash inflow after tax, हो गया बाबू। फिर से बोले, ध्यान दीजिएगा, हम जो निकाले थे 6 साल, कैसे निकाले थे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 किए थे ना, तो वही तो फॉर्मूला था। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 किए थे, यही तो फॉर्मूला है। देखिए 3 लाख क्या था? मेरा आउटफ्लो था कि प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड लगाने में 3 लाख खर्चा हुआ, और हर साल उसके कारण हम कितना कमा रहे थे? 50। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50, कितना साल में पैसा हुआ वसूल? 6 साल। तो पेबैक पीरियड तो वैसे ही निकलता है। पेबैक पीरियड कैसे निकालिएगा? एनुअल आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। एक लोकल भाषा में समझिए ना, जितना पैसा लगाए हो उसको ऊपर लिखिएगा, और जितना आपको हर साल मिल रहा है ना उसको नीचे लिखिएगा। बात खत्म। कोई दिक्कत है बोलिए? उतना इंग्लिश समझने का दरकार नहीं है, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया। लोकल लैंग्वेज समझिए, कितना रुपया लगाए थे? 3 लाख, और हर साल कितना कमाए वाला स्मार्ट बोर्ड से? 50।
तो कितना साल में पैसा वसूल? 6 साल। क्या प्रॉब्लम है? बोली प्रॉब्लम है? अच्छा, बट कुछ बात है जो याद रखिएगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। देखिए क्या चीज सावधान रहे, मतलब कि जहां पे फॉर्मूला लिखिए उसके नीचे लिखिए नोट, NOT नोट, NOT नोट। फॉर्मूला के नीचे भाई जी, फॉर्मूला के नीचे लिखिए नोट, लिखिए डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक, depreciation is added back depreciation is added back to the profit, to the profit, depreciation is added back to the profit after tax, after tax, since it does not result in, since it does not result in cash outflow। सुनिए, जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा ना, जो जैसे ये प्रॉफिट निकाल रहे हो आप या कैश इनफ्लो निकाल रहे हो, ये वाला प्रॉफिट जो भी दिया रहेगा उसमें क्या करिएगा बोलिए, उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें ऐड क्या कर देना भाई, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। क्या ऐड करना? क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे बताइए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलिए, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बोलिए, लैंग्वेज एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा उसमें क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन। सवाल है क्यों करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन? इसलिए कोई अगर ट्यूशन से बाहर निकले, कोई बच्चा आपका हाथ थाम लिया और आपसे पूछा कि आप क्यों डेप्रिसिएशन ट्यूशन में बैठ के ऐड कर रहे थे, तो उसको बोलिएगा कि बाबू डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड कर रहे थे क्योंकि डेप्रिसिएशन में कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता। मेरा एसी का दाम था 50,000 रुपया, आज इसका दाम हो गया 10,000 रुपया, डेप्रिसिएशन हुआ 40,000 रुपया का। हम किसी को पैसा दिए क्या? डेप्रिसिएशन में कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता, डेप्रिसिएशन एक एहसास है। क्या मेरा वैल्यू जो है घट रहा है, क्या हो रहा है बाबू, घट। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, वो घट रहा है। डेप्रिसिएशन एक एहसास का नाम है। डेप्रिसिएशन आपका मोहब्बत का तरह है, दिखता नहीं है, फील होता है। क्या होता है बाबू, फील होता है। तो ये भी क्या है, फील होता है। बात समझिए? तो डेप्रिसिएशन अब बाद में फिर स्क्रैप वैल्यू बन जाएगा। कौन सा वैल्यू बन जाएगा? स्क्रैप वैल्यू। और आपको उस दिन ही पढ़ाए थे एसेट में, बताइए उस मेथड में भी तो पढ़ाए थे कि पहले पैसा लगाएंगे, फिर मान लीजिए एसेट को चलाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट होता है एसेट का, फिर एसेट का स्क्रैप वैल्यू होता है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कचड़ा। क्या हो जाएगा, कचड़ा। कचड़ा का भाव में बिकेगा। तो ये सब चीज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एसेट और आपका प्यार दोनों एक जैसे ही है। स्टार्टिंग में क्या लगता है, बहुत अच्छा बाबा हमारे बाबू और एक भालो आज। बस जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आपका बाबू क्या हो जाएगा, स्क्रैप। क्या हो जाएगा, स्क्रैप। और लास्ट में आपका पहले डेप्रिसिएशन होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा पूरा क्या हो जाओगे आप, स्क्रैप। सावधान रहे और सतर्क। आप लोग को क्या ये सब बताएंगे, आप लोग सब जेल के आए हुए सब, सावधान रहे। देखिए पैड प्लस डेप्रिसिएशन क्लियर है? तो जल्दी बताइए 2 सवाल। पहले देखिए, जब पेबैक पीरियड से सम्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल में आइए, सम्स जब बनाएंगे पहले देखेंगे कि पैसा यूनिफॉर्म रेगुलर आ रहा है या इरेगुलर आ रहा है। अगर रेगुलर आ रहा है पैसा, अगर देखेंगे अगर पैसा रेगुलर आ रहा है तो आप उसमें चेक करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कैश का आउटफ्लो जितना हुआ है डिवाइडेड बाय हर साल का इनफ्लो। बोलो हाँ कि नहीं? लेकिन इनफ्लो जब निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसमें आफ्टर टैक्स जो रहेगा उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ते हैं, जिससे कि क्योंकि हम लोग को पता है डेप्रिसिएशन में कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये रॉन्ग मिस्टेक, रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि प्रॉफिट जो आए वो डेप्रिसिएशन में उसमें एडजस्टेड ना रहे। क्योंकि डेप्रिसिएशन जब आप माइनस कर दिए थे तो एक हिसाब से देखिए तो प्रोजेक्ट के हिसाब से तो गलत हो गया कि डेप्रिसिएशन जब माइनस करो तो डेप्रिसिएशन में तो कोई पैसा का आउटफ्लो होता ही नहीं। इसीलिए डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दोगे, ऐड। 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 ये सब आपको पता है, आप लोग का जो सिलेबस है एफ और एफ एम दोनों का, बड़ा मिस्टेक कोई बच्चा नहीं करते। सिली मिस्टेक्स इतना कर देते कि मार्क्स काट कूट के 12-13 हो जाता है। इतना सिली मिस्टेक्स कर देते। इसलिए ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा। आइए सम्स पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स
द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स initial cash outlay, the project requires initial cash outlay of, yes, initial cash outlay of 20 lakh, initial cash outlay of कितना लगा बाबू 20 लाख, having life 6 years, having life 6 years. हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कितना लाख किया बाबू 20 लाख. हमें प्रोजेक्ट का लाइफ कितना साल है बोलो, क्या बात है, वेरी गुड. उसी में लिखिए एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,45,454. अच्छा हम पॉज ले ली तो आपने पॉज कर दिया, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स. नहीं 5 लाख, हम तो सोच रहे ब्रेक करके बोले 45,454 454 545454 545454 बोल के दिखाइए एक बार 545454. आप फ्लो में नहीं बोल पाएंगे ये नंबर पे, नंबर बहुत जम्बलिंग है. देखिए नहीं वो तो पगला है जो तो बोल दे रहा. आइए इसका लिखिए कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पेबैक पीरियड इफ, क्या बाबू, इफ कैलकुलेट पेबैक पीरियड इफ टैक्स इज 45%, टैक्स इज 45% एंड depreciation 10% on straight line basis, on straight line basis. क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बोलेगा ना तो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा बेसिस पे निकालिएगा, स्ट्रेट लाइन. हम आपको उस दिन भी सिखाए थे ये बात. हर मेथड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लिंक भी है, लेकिन हर मेथड में थोड़ा बहुत अलग भी है. सीए लेवल में जो लोग पढ़ाई करते होंगे ये सब चीज़ और डिटेल में पढ़िएगा. यहाँ पे हम लोग फिर भी बेसिक्स पढ़ते हैं. और रेडी हो, सुनो ना, देखिए सर आप ना, आपको जैसे उसमें सिखाए थे, आप पहले डायरेक्ट फॉर्मूला मत बैठा दीजिएगा. पहले आप देखिएगा प्रॉफिट कैश का आउटफ्लो कितना है, पहले आउटफ्लो देखते हैं. तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कैश का आउटफ्लो. तो बाबू कितना रुपया कैश का आउटफ्लो हुआ बताइए, 20 लाख. पहले डेटा रेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है बाबू. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 5,45,454. यही है क्या, लेस. उसी का फॉर्मेट याद है ना आपको. देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें खाली क्या माइनस करना बाकी है, टैक्स. टैक्स का रेट दिया कितना परसेंट, 45% मारिए ना इसका, 45% 245,454 पॉइंट को इग्नोर कर दिए. तो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बताइए, 3 लाख. और उसमें क्या ऐड करने बोले थे आपको हम, डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे. तो डेप्रीसिएशन एसेट का वैल्यू पे निकलेगा. क्वेश्चन में बोला है 10% डेप्रीसिएशन होगा, बोला है ना जी, बोला है ना. तो एसेट का वैल्यू कितना है, 20 लाख, और उसका 10% 2 लाख. सर वो वाला फॉर्मूला से नहीं निकाले, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय एस्टिमेटेड लाइफ. देखिए जब रेट दिया रहता है ना तो फॉर्मूला का कोई यूज नहीं होता. जब रेट डेप्रिसिएशन का नहीं दिया रहता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं. वो जो फॉर्मूला उस दिन यूज करते, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ वाला फॉर्मूला. तो बाबू कितना आएगा बताइए, 1 लाख. अच्छा ऐड किया ना, सॉरी माय मिस्टेक गाइज, 5 लाख. तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स हो गया. कैश इनफ्लो आफ्टर क्या निकाल दिया बाबू, टैक्स. और कैश इनफ्लो, हाँ बुझाओ, नहीं बोलिए प्लीज बोलिए ना. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, उससे 45% मारे. तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और उसमें क्या जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन. तो क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. डेप्रिसिएशन कैसा है समझे, एसेट का दाम कितना दिया होता है, 20 लाख, और उसका ऊपर क्वेश्चन में बोला 10%. देखिए तो 20 लाख का 10% कितना होगा, 2 लाख. कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ दी.
रुकिए, खत्म नहीं हुआ सवाल अभी। अब आपको क्या निकालना है बाबू? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए? अब अगर आपको पेबैक पीरियड निकालना है तो देखिए, अब इधर आपको पेबैक पीरियड निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे आप? तो पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला भी क्या पढ़ाया था? कैश आउटफ्लो, शॉर्ट में लिख दे, जितना पैसा गया डिवाइडेड बाय, हाँ सिंपल भाषा में कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में लिख दे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सी फैट, सी फैट, शी इज फैट, नहीं शी फैट। तो कैश इनफ्लो कितना है बताइए? कैश इनफ्लो कितना था जी? कैश आउटफ्लो कितना होता? 20 लाख। और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है? कितना साल में पैसा वसूल कर लोगे? 4 ईयर्स। कॉपी कर लीजिए भाई, 4 ईयर्स कॉपी करिए। वेरी सी फैट, सी फैट। नीचे स्क्रॉल करिए, दिखेगा ईसीबीसी बोल के जो ग्रुप है ना, उसी में ईसीबीसी बोल के ग्रुप है, उसमें देखिए। आप टेलीग्राम से कर रहे हो ना, ऐप से कर रहे हो? कौन सा सेमेस्टर में बाबू, कौन सा क्लास में, ये तो बताइए। डायरेक्ट बोले ज्वाइन करूं, हमको क्या पता है कौन सा क्लास? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में देखिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं तो उसमें देखिए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? पहले 50 था, 8,000 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 58। समझे? इसमें पूरा आपको खाली चार्ट दिया हुआ है, बस आपको फिलअप करना है। फिर देखिए 36,500 था, 7,900 से डिक्रीज हो गया, तो घटा माइनस कर दीजिए। समझे? 36,500 में 7,900 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 28,000। इसको 2 बार 3 बार देखिए। चलिए, आई थिंक हो गया। देखिए मेरा देखिए बाबू, इस अप्रोच से ना कौन सा सॉल्व हो जाएगा बताइए तो? जिसका कैश का यूनिफॉर्म है। देखिए एग्जाम में ये सब नहीं बोलेगा कि कैश यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा। आप देखना कि अगर कैश का फ्लो बराबर है तो ये तो कैश यूनिफॉर्म है, बट अगर देखना कैश का फ्लो बराबर नहीं है, मतलब कैश नॉन यूनिफॉर्म है। अब अगर कैश नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कैश अगर बराबर नहीं है, हर साल बराबर फ्लो नहीं हो रहा कैश का, तब उस केस में क्या करेंगे? उस केस में थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तो कॉपी में हेडिंग लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म कैश, फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म कैश। मतलब ये वाला तो बच्चा बना लेगा, बट ये नॉन यूनिफॉर्म कैश वाला जो है वो उससे भी इजी है, इससे भी इजी है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म कैश का मतलब क्या हुआ सर?
जैसा आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करा रहे, देखिए लिखिए एग्जांपल 1, लिखिए XYZ invested rupees 2 lakh and expected inflow as follows। लिखिए, कॉपी में लिख नहीं रहे बाबू, लिखिए। अच्छा नहीं थी तो गलत है ना, एग्जाम सामने आया। देखिए सेम 6 में और 5 में सप्ली खाने का मतलब है 1 साल बैक, ये आप माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, बात समझिए। क्योंकि ये बात आपको हम 5 में जब आप ज्वाइन किए तभी बता दिए थे, क्योंकि सेम 6 में और 5 में सप्ली किसी भी कंडीशन में कोशिश करिए नहीं आने का। अब 5 में तो जो होना होगा हो गया होगा, क्योंकि 1 साल पूरा बैक हो जाओगे माय डियर स्टूडेंट। आपके सारे दोस्त ग्रेजुएशन हो जाएंगे, कुछ दोस्त का तो शादी भी हो जाएगा, और आप अभी भी सप्ली का एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो ऐसा कभी गलती मत करिएगा, इसीलिए 6 में प्लीज सावधान रहे और सतर्क रहे। आप लोग बहुत कैजुअली ले रहे हो 6 को, क्योंकि हम देख रहे बहुत बच्चे कैजुअली ले रहे, बोले करेंगे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अपने लिख रहे, दोस्त उसका लिख रहा, ये तो गलत है ना बाबू। XYZ जनरेट कैश फ्लो लिखिए, हम जैसे लिख रहे वैसे लिखिएगा। ईयर, कैमरा मैन बाबू देखिए तो अब सर भाई 1 2 3 4, कैश फ्लो लिखिए, 80,000 60,000 60,000 और 20,000 जी। कैश इनफ्लो लिख देंगे, चलिए कैश इनफ्लो, बस यही सम से आप समझे। कैसे समझेंगे, यूनिफॉर्म वाला है या नॉन यूनिफॉर्म वाला है, तो बराबर कैश होने से यूनिफॉर्म। आइए देखिए ना, किसी साल 80, किसी साल 60, किसी साल 20, किसी साल 20, देख के नहीं समझ रहा ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम पहले बोले हार्ड नहीं, बस हर टॉपिक को पकड़ के करना होगा। कैसे करना होगा, पकड़ के। देखिए टॉपिक में एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा सम जब भी देगा, स्टेप देखिए, मिटा दे, ऐसा सम जब भी देगा पहले देख लेना कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ये हो गया ना, अब उसके लास्ट में लिख दीजिए कैलकुलेट पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड निकालो ना, पेबैक पीरियड लिख नहीं रहे सूरज, देखिए गुस्सा हो गया भाई। पेबैक पीरियड निकाल, देखिए कैसे निकलेगा बाबू, इधर देखिए कैसे निकालेंगे आंसर सॉल्यूशन गाइस, लुक एट द बोर्ड प्लीज। ईयर 1 2 3 4, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखना, कैश इनफ्लो दिया हुआ है कितना बोलिए, पहला साल में 80, ये अच्छा सर आप कैसे समझ जा रही है नॉन यूनिफॉर्म है, देख के तो समझ रहा, उबड़ खाबर है। 80 60 60 20, कभी 80 कभी 60 कभी 60 फिर 20 80, यही है नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, तो जो एक जैसा नहीं। अब आप कैसे बनाओगे पता है, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले इसका CF निकाल लीजिएगा। CF, BF सुने थे, GF भी सुने थे। CF क्या होता है, BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, GF मतलब यू ऑल नो। CF मतलब एक तो होता है कैरिड फॉरवर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव। क्या बाबू, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो क्यूमुलेटिव फ्लो निकाल लीजिएगा। क्यूमुलेटिव फ्लो मतलब CF कैसे निकलता है, देखिए 80,000 लिखे तो देखिएगा बाबू, 80 लिखे तो 80 में इसको जोड़ दीजिएगा 60, कितना 1,40,000, फिर इसमें जोड़िएगा 60, कितना जाएगा 2 लाख, फिर इसमें जोड़िएगा 20, कितना जाएगा 2,20,000। इसको बोलते हैं जोड़ पे जोड़। 80 में 60 जोड़े तो कितना है 140, 140 में 60 जोड़े कितना है 200, मतलब लॉजिकली बता रहे, 200 में 20 जोड़े कितना 220, कोई दिक्कत। तो सर आंसर तो बताइए कैसे निकालेंगे। अब ये निकल गया ना, अब आप देखिए आगे वो कौन सा साल है जिस साल में एग्जैक्टली 2 लाख रिकवर हो जा रहा है। देखिए 3rd ईयर आते आते 2 लाख रिकवर नहीं हो जा रहा, इन्वेस्टमेंट कितना की 2 लाख, और कौन सा ईयर में 2 लाख रिकवर हो जा रहा है बताइए, 3rd ईयर में। तो इसका आंसर होगा थर्ड ईयर, पेबैक पीरियड 3 ईयर्स, बन गया सम्स। अब बस बोल रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना जरूरी है, आपको बहुत तोड़ के पता है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा एग्जाम में। एक बार फिर से देखिए, आस्ते आप लोगों में कुछ बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि जैसे एग्जैक्टली 2 लाख आ गया तो कोई दिक्कत है, नहीं है, बट मान लीजिए एग्जैक्टली 2 लाख नहीं आता, ऐसा भी तो हो सकता है, तो थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, पहले इसको उतारिए। अलग अलग केसेस है ना गाइस, आप समझ जाओगे सब तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। देखिए
देखिए सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होता है पेबैक पीरियड, फिर आपको हम बताएंगे बेसिक सम्स कैसे बनता है नॉर्मली, फिर बता रहे कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म कैश में भी एक तो प्रॉब्लम है, अगर एग्जैक्टली 2 लाख नहीं आया तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। फुल प्लेजेंट इसी बढ़ा दिया उस दिन ऐसे हटाई नहीं एकदम ढाल दिया। आप क्या देखिएगा वो देखना दिखाइए ना तो इससे अभी जो मिलती है जो बोलते हैं हाँ ठीक वैल्यू खराब हो जाती है बना कल अब माल हो रहे थे ऐसे हाँ वो है कहाँ है भाई तो मैं सर कि मेरा भैया के सिंखोर का नहीं मतलब बात सही सुनिए तो इसी करा ऐसे चले ना जो जहाँ तक देखते रहे हाँ ये भी लड़का यार आ जाओ बाबू। देखिए कोई दिक्कत है कैसे निकालेंगे समझे। देखिए बाबू बार बार बोल रहे पूरा क्लास आज का पेबैक पीरियड पे डेडिकेटेड है, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्लास इसके ऊपर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पहले पेबैक पीरियड मतलब कितना साल में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, और उसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। अगर आपको हर साल सेम कैश इनफ्लो हो रहा तो बड़ा सिंपल तरीका है, जितना आप इन्वेस्ट किए डिवाइडेड बाय जितना आपका इनफ्लो हो रहा, आंसर आएगा। इनफ्लो जब निकालिएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि डिप्रिसिएशन जोड़ना है, क्या बोलते हो हाँ कि नहीं, यही सब तो मेन बात है। दूसरा बात है बाबू अगर बाय द वे ऐसा रहा कि हर साल सेम इनफ्लो नहीं हुआ तो अगर सेम हर साल सेम इनफ्लो नहीं हुआ तो उस केस में आपको ऐसे बनाना है, समझो आप कैसे निकालना है। क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लीजिएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब कैश पे कैश, 80 था 60 जोड़े 1,40,000, 1,40,000 था 60 जोड़े 2 लाख, 2 लाख में 20 जोड़े 2,20,000। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट 2,20,000 करते तो आंसर कितना होता 4 साल। बाय द वे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 2,20,000 किए होते तो आंसर क्या होता 4 ईयर्स। अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर 1,40,000 करते तो आंसर क्या होता 2 ईयर, और इन्वेस्टमेंट अगर 80,000 करते थे आंसर क्या होता 1। बोलिए हाँ कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, बोलो प्लीज बार बार बोल रहे, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, 20 मार्क्स का चैप्टर है। कोई डाउट है बोलिए यहाँ तक। एक सवाल आप लोग सभी बच्चों के मन में आता होगा कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली 2 लाख नहीं आया तो ऐसा तो हो ही सकता है, तो उसके लिए अभी बताएंगे, अब बताने यार आपको। कॉपी में लिखिए, कॉपी में लीजिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, calculation of payback period with non-uniform cash, with non-uniform cash and inexact amount, inexact amount, INEXACT, inexact, INECACT, EXACT, सॉरी माई मिस्टेक, इनएग्जैक्ट अमाउंट। फिर से बोले बाबू, देखिए क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी दे रहेगा नॉन यूनिफॉर्म है, इनएग्जैक्ट अमाउंट है, ये वाला फॉर्मूला से बना लो, क्वेश्चन इतना नहीं देगा, ये लोग तोड़ के इसको टॉपिक कवर करें। आप समझिए मैं बात को, एग्जाम में आपको समझना होगा ये नॉन यूनिफॉर्म है, एग्जाम में आपको समझना होगा कि इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आया, तो ये तो आपको समझना होगा। कैसे समझेंगे हम बना के दिखा रहे, क्वेश्चन में इतना तोड़ के नहीं दिया रहेगा, आपको समझना होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सुनो गाइस, जैसे ARR वाला में हम लोग किए थे, तो बाबू आइए, और जिनका भी छूट गया होगा एकदम रेगुलर क्लास आइए, रेगुलर पढ़ाई करिए घर में बैठ करके, और जो जैसे फ्लो में करते आप धीरे धीरे रेगुलर क्लास करेंगे, 6 दिन क्लास क्या करेंगे बस में, धीरे धीरे किसी दिन क्लास का ड्यूरेशन एक्सपेंड कर देंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा कर देंगे, 2 घंटा कर देंगे। एग्जाम बहुत नियर बाय आ गया ना गाइस, तो अब तो प्रैक्टिस करना होगा, जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा थ्योरीज भी याद करना पड़ेगा ना, थ्योरी भी तो आता है एग्जाम में, तो थ्योरी कंपलसरी, FM में थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन FR में भी थ्योरी है, FM में भी थ्योरी है, लेकिन FM में क्या है ऑप्शन में भी थ्योरी रहता है, और FR में ऑप्शन में ज़्यादा थ्योरी नहीं रहता है, बस समझो। तो थ्योरी कहाँ ज़्यादा है बताइए, FM सब में, याद रखिए कहाँ ज़्यादा है, FM में। क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल 1, थ्योरी अप्रॉक्स 15-20, कंपलसरी थ्योरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का था, उसके बाद कुछ थ्योरी रहता है, सब ये देखिए, वो सब मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, कौन सा थ्योरी पढ़ना है, कैसे थ्योरी आएगा, क्या थ्योरी आएगा, सब मेरा ऊपर, पढ़ाएंगे भी समझाएंगे भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या, लिखना आपको पड़ेगा। अब समझ रहे, तो याद एकदम ना बुकिश लैंग्वेज ही लिखने का कोशिश करिएगा, जितना बुकिश लैंग्वेज लिखिएगा उतना मार्क्स देंगे, उन लैंग्वेज लिखने से उतना ज़्यादा मार्क्स देते नहीं वो लोग, बट स्टिल आप क्या करोगे, पूरा तो याद करके लिखना पॉसिबल नहीं है,
बट कोशिश करिएगा जितना हो सके बुक का लैंग्वेज यूज़ करेंगे। बुक का मतलब कोचिंग का नोट्स जो देंगे वो वाला लैंग्वेज है, उसमें ऑलरेडी थ्योरी बहुत सारा कोचिंग का बुक में देखिएगा। बाबू क्वेश्चन लिखिए, जेबड़ा लिमिटेड, जेबड़ा जेड लिख दीजिए ना शॉर्ट में, स्मार्ट कब बनोगे आप लोग। जेबड़ा पूरा लिख दिए। जेबड़ा लिमिटेड इन्वेस्टेड 2,05,000, जेबड़ा लिमिटेड इन्वेस्टेड 2,05,000 and generate 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 के बाद पैराग्राफ चेंज जैसे उसमें लिखे थे सेम पूरा वही वाला छाप दीजिए ना। 1 2 3 4 कैश इनफ्लो 80 60 60 20 मेरा रूपा बोले आपका रूपा नहीं आई, हो गया। देखिए चलिए देखिए क्या भाव, देखिए ईयर्स हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। वही एटीट्यूड से जब आप सम्स बनाने बैठिएगा, बात समझिए मेरा बात, जब आप सम्स बनाने बैठिएगा तो आप क्या देखिएगा, जब आप सम्स बनाने बैठिएगा तो आप देखिएगा ये तो नॉन यूनिफॉर्म वाला है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाला के लिए आपको बोले थे सीएफ को बुलाइए। सीएफ का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्लो, दैट मे बी इनफ्लो और आउटफ्लो व्हाटएवर। तो क्यूमुलेटिव इनफ्लो सीएफ को बुलाओ, किसको बुलाओ, अभी सीएफ को बुलाया तो इधर 80 लिखे, 80 और 60 कितना हुआ, 1,40,000, ओके 1,40,000 और 60 कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख और 20 कितना हुआ, 2,20,000। कोई दिक्कत है बोलिए। यहां तक तो सर हम भी बना लेते, इसके आगे का बोलिए। यहां पर आप लगाए हो 2,05,000, लेकिन 2,05,000 तो स्क्रीनशॉट में कहीं पे दिख ही नहीं रहा, कहीं पे सीएफ कॉलम में 2,05,000 दिख रहा, बताइए। अगर 80,000 लगाते तो कितना ईयर होता, 1, 1,40,000 लगाते तो आंसर क्या होता, 2, 2 लाख लगाते तो आंसर क्या होता, 3, 2,20,000 लगाते तो 4। बट यहां तो आपका ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पे अमाउंट आया 2,05,000। अब क्या करें, छोड़ देगा सर, नहीं 2,05,000 आया, अब क्या होगा, मोमेंट देखिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, इसी को फील करिए। 2,05,000 ऐसा सम्स जब आएगा कैसे टैगअप करिएगा। देखिए अगर हम वो वाला सम्स बना के आपको छोड़ देते तो आप ये वाला नहीं कर पाते, क्योंकि आप बनाते ठीक ही समझ इजी तो माना जोड़ते यार, अच्छा बाबा 2,05,000 तो आया ही नहीं, तो 2,05,000 कैसे निकालेंगे। देखिए 2,05,000 मतलब क्या इन दोनों के बीच में है, यस और नो गाइस, हाँ कि नहीं बोली, तो 3 इयर्स होगा, ये तो सबको पता है। 2 लाख रुपया 3 इयर्स होगा, ये तो पता है। तब प्लस देखिए मतलब इसका जो वैल्यू है 3 से 4 साल के बीच में पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली नॉट 3 इयर्स। 3 साल में तो 2 लाख ही रिकवर हुआ, 2,05,000 रिकवर करना था बाबू, कितना रिकवर करना था, तो बाकी 5 कहां से लाओगे, बाकी 5 कैसे निकालोगे, प्लस इसका फॉर्मूला होगा बैलेंस लेफ्ट, कितना बैलेंस बचा हुआ वो डिवाइडेड बाय इनफ्लो इन 4th ईयर। अब यहां पे 4th तो जरूरी नहीं हर समय तो 4th ही होगा, कोई मान लीजिए 6 साल का सम से आप लिख रहे इनफ्लो इन 4th ईयर, टीचर बोला कहाँ ट्यूशन पढ़ो, बोले यहीं ट्यूशन पढ़े, नाम फॉर्म खराब कर दीजिएगा। 3 इयर्स प्लस बैलेंस लेफ्ट कितना है बताइए, 2 लाख रिकवर करना था, 2 लाख तो आप 3 साल में रिकवर कर लिए, बाकी और कितना चाहिए 5, और 4th ईयर का इनफ्लो कितना है 20, 5/20 करिए कितना है, करिए 0. आंसर हो गया 3.25 ईयर्स। समझे कि फिर से बोले, नहीं आप लोग का खामोशी में एक सवाल छुपा हुआ है, हम फिर से बोलते रहे बाबा, 40 मिनट रिकॉर्ड होने वाला है। ये बात देखिए, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यू आर इंग्लिश में बोल रहे, यू आर कैपेबल टू रिकवर 2 लाख रुपीज इन 3 इयर्स। नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, 5,000। वो 5,000 का हिसाब क्या होगा वही सिखा रहे आपको। 5,000 का क्या करिएगा बाबू, कैसे बैलेंस लेफ्ट, कितना लेफ्ट है बताओ, 5,000, और इस साल में कितना इनफ्लो हुआ 4th ईयर में 20,000, 20,000 को लिख दिए, यस और नो गाइस, 5,000 बाय 20,000 फ्रैक्शन आ गया 3.25 ईयर्स, यस और नो। इसका आंसर 3 इयर्स, नहीं कोई जरूरत नहीं मंथ में करने का, यही तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे मंथ में कैलकुलेट करेंगे पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ ये तो अरिथमेटिक्स है ना बाबू, 3.25 को आप मंथ्स में करने जाओगे कैसे करोगे, बहुत झमेला हो जाएगा, उतना करना दरकार नहीं आपको, आप 3.25 ईयर्स लिख के छोड़ दोगे, ठीक है।
जैसे 3 पॉइंट मान लीजिए किसी, जैसे इसमें आप फिर भी कर लोगे 0.25 को आप एक वैल्यू निकाल के बैठा दोगे, चलो भाई 1/4 हो गया तो इतना 3 महीना हो गया, बात समझिए। लेकिन अब क्वेश्चन में 3.43 आता है, जस्ट इमेजिन 3.43 आता है कैलकुलेशन में, तो अब उसको कैसे मंथ में करेंगे आप, समझ रहे हो? अब इसीलिए जो आया वही छोड़ दीजिएगा, आपको बस शो कर देना कि देखिए हमको आता है, मार्क्स दे दिए 5 मार्क्स। देखिए एग्जाम में एक टारगेट बना के रखिए, कम से कम देखिए सम्स जितना सही करिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। थ्योरी के भरोसे एग्जाम देने मत जाइएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, सीयू का कोई भी एग्जाम थ्योरी में पूरा मार्क्स मिलता नहीं है, समझे? थैंक यू बच्चों।